हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है फ्यूचर, जबकि जो आपका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव के टाइप में मैंने सबसे पहला टाइप जो आपको था वो फ्यूचर का करवाया था। तो अब यहाँ पर जो आपने करना है फ्यूचर, जो ये वाला पोर्शन है ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। फ्यूचर का जो आपकी लास्ट वीडियो थी डेरिवेटिव्स के जो टाइप्स थे, टाइप में बेसिकली जो फ्यूचर फर्स्ट नंबर पर मैंने था करवाया था, उसी के अंदर था फ्यूचर। ठीक है, तो उसका मीनिंग वगैरह है, जैसे मीनिंग है या आपका मीनिंग वहीं रख दे बेटा। मीनिंग है जैसे, तो मीनिंग आपका कमोडिटी टाइप्स वगैरह थे, ये फाइनेंस वगैरह था। ठीक है, और जो अगला था आपका इसके अंदर ही जो और टाइप्स थे, जैसे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर था। ठीक है, और जैसे आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर था, करेंसी फ्यूचर्स था, ये मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ। और ये डिफरेंस भी आपका पिछली उसमें हो चुका है वीडियो में, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं करवाऊँगी बेटा। आप लोग इसे खुद पढ़कर खुद ही करेंगे। अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग। ये भी टॉपिक आपका पीछे हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स होते हैं जिनमें से मोस्ट जो फ्यूचर मार्केट को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस मार्केट को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जानना होगा मार्केट वर्ड को अच्छी तरह से, कि मार्केट कैसे काम करती है। मीन जो आपके मैकेनिज्म ऑफ द फ्यूचर ट्रेडिंग होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाया भी है पूरे के पूरे क्लियरिंग हाउस के रोल को, कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है और कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो इसमें सबसे पहला मैकेनिज्म जो है ट्रेडिंग का वो क्या है, क्लियरिंग हाउस। वो कहता है फ्यूचर मार्केट जो होती है वो खुद एक क्लियरिंग हाउस का काम करती है। जो क्लियरिंग हाउस होता है वो वर्क करता है जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं, मीन जो बायर और सेलर होते हैं उनके बीच में एज अ इंटरमीडिएटर का जो काम होता है वो करता है क्लियरिंग हाउस। जितने भी मेंबर होते हैं आपके एक्सचेंज में वो रिक्वायर करते हैं, सेटल करते हैं अपने ट्रेड को क्लियरिंग हाउस के थ्रू। मीन जो परचेज है या सेल ऑफ द डेरिवेटिव्स है उस चीज़ की एक्सचेंज को सेटल करते हैं क्लियरिंग हाउस के थ्रू। सेटलमेंट इज़ टू बी मेड एट ईच ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। हर ट्रेडिंग सेशन पर जो आपकी सेटलमेंट है वो की जाती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स डिपॉजिट करते हैं, जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है एक्सचेंज का उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। और डिपॉजिट अमाउंट जो होती है वो डिपेंड होती है डेबिट बैलेंस ऑफ द मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जो क्लियरिंग हाउस है वो वर्क करता है अदर पार्टी जो मीन बायर और सेलर की तरह, तो वो तो होते ही हैं, उनसे अलग थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। मीन कहने का है कि जो क्लियरिंग हाउस है वो काम करता है सेलर और बायर टू सेलर। मीन जो सेलर है और जो बायर्स हैं उनके बीच में काम का कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि जो ड्यूटी है क्लियरिंग हाउस की वो परफॉर्म की जाती है हर साइड से, साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के। और मैकेनिज़्म जो है वो ग्रेटली सिंप्लीफाई किया जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पॉसिबल है कि जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बिना किसी क्लियरिंग हाउस की हेल्प के पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को अगर आपको सेटल करना है या ठीक तरीके से सुचारू रूप से उसको चलाना है तो आपको क्लियरिंग हाउस की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? क्लियरिंग हाउस इम्पोज करता है जितना भी मार्जिन रिक्वायर्ड होता है मेंबर्स का एक मार्केट के अंदर अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, तो वो जो क्लियरिंग हाउस है वो उस मार्जिन को बनाए रखता है। अगर आपको जो आपका प्रसन्ना चंद्रा है उसने इसे एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है क्लियरिंग हाउस के रोल को। उसने क्या कहा है कि जो आपकी असेट्स होती हैं या कोई भी लॉन्ग पोजीशंस या कोई मनी है, क्लियरिंग हाउस उसको डील करता है मनी में, शॉर्ट पोजीशन में और असेट्स में, लॉन्ग पोजीशंस को शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, तो कहता है जो इन्वेस्टमेंट स्कैन जो होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक स्केयर पोजीशंस में होती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं पहले बाय करते हैं लॉन्ग में, फिर शॉर्ट में उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। इन्वेस्टर जो अपना शॉर्ट पोजीशंस जो होती है सोल्ड करते हैं अपने फ्यूचर को लॉन्ग रन में और बाय फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस में। वो कहता है अनसेटल जो ओपन
इंटरेस्ट जो होता है नंबर्स ऑफ अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट वो बनाए रखा जाता है। ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो ज्वाइंट पोजीशंस ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेट पोजीशंस ऑफ द क्लियरिंग हाउस जो होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। शॉर्ट आउटस्टैंडिंग जो होती है वो मैच होती है लॉन्ग पोजीशंस के साथ, इसीलिए कोई भी ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो काउंटेड नहीं किया जाता। ठीक है। और जो बिगनिंग ऑफ द ट्रेड साइकिल होती है उसमें कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होती है। और ये जो बनाना होता है, जो पैसेज होता है, जो टाइम होता है या डिक्लाइन मैच्योरिटी के आसपास जब आने वाला होता है तो उसमें आपकी जो स्टार्टिंग बिल्डिंग्स होती है वो तैयार की जाती है। ये सारी चीज़ें आपके क्लियरिंग हाउस के थ्रू की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है आपका पोर्शन मार्जिन्स। मार्जिन भी मैं आपको पीछे आपकी एक वीडियो है उसके अंदर मार्जिन आता है, उसमें मैं करवा चुकी हूँ। वो कहता है जो फ्यूचर ट्रेड होता है उसके लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड के बीच में जो पोजीशन होती है उसे मार्जिन बोला जाता है। वो कहता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि इनिशियल में कोई भी मार्जिन जो है वो एक्सचेंज में डिपॉजिट करें। वो कहता है जो एम ऑफ कलेक्टिंग मनी होता है वो क्लाइंट और ब्रोकर का वो मिनिमम रिस्क जो होता है सेटल किया जाता है आइदर बायर और सेलर के थ्रू। वो कहता है मार्जिन मनी जो होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट और वर्क एज अ कुशन की तरह काम करता है पॉसिबल फ्यूचर में। जो पेमेंट ऑफ मार्जिन होता है वो इंश्योर करता है रिस्क को लिमिटेड प्रीवियस डे में प्रीवियस मोमेंट ऑफ द ईच आउटस्टैंडिंग पोजीशन में। वंस जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सेटल करता है मार्जिन मनी जो एक्सचेंज से रिलेटेड होता है अगेंस्ट द सेटलमेंट लाइबिलिटीज़ में। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मार्जिन, जैसे कि आपका इनिशियल मार्जिन है, वेरिएशन मार्जिन है, एक्सपोजर मार्जिन है या फिर एडिशनल मार्जिन है, ये टाइप्स ऑफ मार्जिन होते हैं। इनिशियल मार्जिन जो होता है वो डिपॉजिट करता है जो आपका लार्ज पोजीशंस लॉस होता है एक दिन का, उसको कवर अप करा जाता है। ये डिपॉजिट किया जाता है दो पार्टीज़, बोथ द पार्टीज सेलर एंड बायर, जो पोजीशन उनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है। जो आपका कैलकुलेशन होती है मार्जिन की वो स्पैन के थ्रू की जाती है। स्नैरियो जो भी आपका चल रहा होता है उसमें स्पैन के थ्रू आप स्पैन आपने को पीछे बताया गया था उसके थ्रू आप इस मार्जिन को कंसीडर करते हैं। और मार्केट टू मार्केट जो होता है मार्जिन जो होता है डेली प्रॉफिट के बेसिस पर, लॉसेस के बेसिस पर जो चेंज होता रहता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मार्किंग टू मार्केट। मार्किंग टू मार्केट क्या होता है? वो कहता है जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपकी सेटलमेंट जो होती है डन होनी होती है मैच्योरिटी डेट पर इन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, उसमें वैल्यूएशन ऑफ असेट जो है वो किया जाता है आपका, उसको बोला जाता है मार्किंग ऑफ द मार्केट। वो कहता है इस प्रोसेस में असेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है, डायरेक्टली डिटरमाइन किया जाता है मनी को, इन्वेस्टर्स को जो लॉस उनका पर्टिकुलर डे पर हो रहा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डेली जो सेटलमेंट भी बोला जाता है इस चीज़ को। और जो ये वाला प्रोसीजर होता है ये क्लियरिंग हाउस करता है डेली और डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ असेट जो कवर करती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको कि सेटलमेंट प्राइस भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो पेपर गेन होता है या लॉस होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। और इसके अंदर जितना भी आपका सेटलमेंट प्राइस होता है, क्लोज प्राइस होता है स्टॉक का पर्टिकुलर डे पर, वो आपका इस अकाउंट में डाला जाता है। इस प्रोसेस को अंडरटेक किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, इस लॉस को एक्यूमुलेट किया जाता है, अफोर्डेबल किया जाता है आपका क्लियरिंग हाउस के थ्रू। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी किया गया है बहुत अच्छी तरह से। आप इसको देखना चाहो तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ ये कैसे आपका कंसीडर होगा। तो कहता है ए जो है वो परचेज करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी। ही हैज़ परचेज अ लॉट ऑफ 1000 शेयर 200 पर शेयर के हिसाब से 1 अप्रैल 2015 को 10 बजे। क्लियर है। इफ़ द क्लोज प्राइस दैट शेयर्स ऑन द डे फॉल्स इज़ 180 पर शेयर, मतलब उस दिन का फिर उसका प्राइस जो होता है वो 180 रुपये हो जाता है। इट मीन्स वो मार्किंग द मार्केट करता है और नोशनल लॉस हो जाता है उसको 20,000 रुपये ऑन दिस डे, क्योंकि देखो 200 रुपये का शेयर वो खरीदता है, 1000 शेयर खरीदता है और 180 का हो जाता है तो 20 रुपया पर शेयर उसको लॉस हो गया। और कितना हो गया 20 गुना में 1000, 20,000 का लॉस हो गया उस दिन। दिस लॉस विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ मार्जिन मनी ऑफ अप्रैल 2015 बिफोर द ट्रेडिंग बिगिन। वो कहता है इफ़ द फ्यूचर फॉल्स 170, दोबारा से 170 हो जाता है किसको 2 अप्रैल को।
तो इसका मतलब फिर उसे 10,000 का हो गया। दिस मीन्स कि द MTM लॉस टोटल में लॉस मतलब कितना हो गया ऑन द नेक्स्ट डे, 30,000 का हो गया, 20 वो और 10 वो। कहते हैं नाउ इट इज़ द अबव एग्जाम्पल इफ क्लोजिंग प्राइस इंक्रीज बाय 210 और लास्ट में जाके 210 से बढ़ जाता है, ठीक है, अप्रैल 1 को। वो कहता है दीज थिंग्स वुड बी ओकर, फर्स्ट बायर्स विल बी क्रेडिटेड विद द नॉशनल प्रॉफिट ऑफ 10 पर शेयर, जो 10 रुपया पर शेयर उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट करेगा। सेकंड जो उसको लॉस हुआ था 200 रुपये का, 200 रुपये वुड बी कैंसल। एंड थर्ड ही बाय रिसीव द फ्यूचर बाय 210। कहने का मतलब है जो उसको ऊपर लॉस हुआ था पहले आप उस लॉस को वहाँ उस प्रॉफिट से कवर करेंगे, उसके बाद मार्किंग द प्रॉफिट मार्केट बनेगी, ठीक है। फिर वो कहता है प्राइस लिमिट, फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है आपका प्राइस लिमिट। वो कहते हैं इन जनरली देर इज़ नो डे मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रेंज एप्लीकेबल्स फॉर द CNX फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एप्लीकेबल डे मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रेंज नहीं होती है। ऑर्डर जो होता है वो प्रिवेंट करता है न्यूमरियस जो ऑर्डर एंटिटी होती है ट्रेडिंग के मेंबर्स की, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज जो होती है वो ±10% अप डाउन होती रहती है। वो कहता है जितने भी आपके प्राइजेस होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, मेंबर्स जो है वो कंफर्म करता है जितने भी एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जो आपकी इन एडवांस्ड एरर्स होते हैं, ऑर्डर एंट्रीज होती हैं या ऑर्डर ऑफ द जीनियस होते हैं। वो कहता है इन कन्फर्मेशंस में आप क्या करते हैं, जो एक्सचेंज होती है उसको अप्रूव कर दिया जाता है सच ऑर्डर्स को। और वो कहते हैं फ्यूचर में आप सिक्योरिटीज़ प्राइजेस बॉन्ड्स ऑल्सो को भी 10% बेसिस पर प्लस माइनस करके बेस प्राइस बना लेते हैं। BSE में भी कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम प्राइस रेंज नहीं होती फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, इसलिए इस तरह के जितने भी नॉमरियस ऑर्डर एंट्रीज होती हैं उनको अवॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। जितनी भी आपकी एंट्री डमी प्राइस एंट्रीज होती हैं उनको भी अवॉइड कर दिया जाता है। और फ्यूचर में भी कोई भी प्राइस बैंड जो है प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता कैश सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड मैकेनिज़्म, ठीक है। ट्रेड मैकेनिज़म्स ऑफ F&O। F&O जो होता है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम जो आपका इन्वायरमेंट है वो बनाता है, जैसे कि आपका स्क्रीन बेस्ड है, फ्लोरलेस ट्रेडिंग्स वगैरह है, या नेशनल वाइड बेसिस ऑफ द ऑनलाइन मॉनिटरिंग्स है, या सर्विलेंस ऑफ द मैकेनिज्म बोथ BSE है NSE है, इनका जो सिस्टम है। मीन ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो आपका ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक है और ऑटोमेटिक है। वो कहता है जो सिस्टम सपोर्ट करता है वो ऑर्डर ड्राइव मार्केट को सपोर्ट करता है और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है ट्रेडिंग ऑपरेशंस के अंदर। वो कहता है ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 3 में एक्सप्लेन भी की हुई हैं अच्छी तरह से, ठीक है। वो कहता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफाइड फॉर द इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अंदर कैसे आप चलते हैं। वो कहते हैं अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होता है, डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटीज़ होता है, जितनी भी तरह की आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर आप इसको डिपेंड कर चलेंगे कि वो आपका क्या है। उसके अलावा इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 1 to 3 होता है। टिक साइज़ जो होता है वो आपका 0.25 होता है, 0.5 होता है, एक जो उन बेसिस पर होता है। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 3 में कर चुके हैं। इसी तरह से ट्रेड हाउस जो होता है वो इतने से इतने बजे तक खुलता है, वहाँ वो चीज़ें पैराग्राफ में दी हुई है, यहाँ पर ये टेबल बना कर दी हुई हैं, यहाँ से आपको वो चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी, आप यहाँ से इस चीज़ों को कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइसिंग्स एंड वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर होता है। प्राइसिंग और वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं ये आपने नहीं किया है, इसका देखो। वो कहता है जो ट्रेडिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसका मीनिंग यही होता है कि आप बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो जो भी आपकी अंडरलाइंग असेट्स होती है एक स्पेसिफाइड डेट ऑफ द फ्यूचर पर। वो कहता है जो प्राइस होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो नोट प्री सेट तो होता नहीं है, वो डिटरमाइन किया जाता है जो मार्केट के फोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पर। वो कहता है ये कौन कौन से होते हैं। वो कहता है पहला होता है कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज में वो कहता है जो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड करता है स्पॉट प्राइस पर, जो आपकी अंडरलाइंग असेट्स होती है उसका स्पॉट प्राइस क्या है उसके बेसिस पर आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो किया जाता है। उसमें आपने रिस्क फ्री रेट्स को भी, रिटर्न को भी, मैच्योरिटी डेट को भी, कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स, इन सभी पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना होता है। कहता है कैश और जो कैरी आर्बिट्रेज होता है वो हेल्प करता है आपके जो फेयर प्राइस होते हैं उनको कंसीडर करवाने में। मीन जो आपको फेयर प्राइस रख सकें ऐसा करने के लिए आपको हेल्प करता है जो कैश और कैरी आर्बिट्रेज होता है। वो कहता है सपोज कर लो मिस्टर ए जो है वो चाहता है कि वो एक शेयर जेड कंपनी का खरीदे सम फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है, फ्यूचर टाइम टी। वो कहता है मिस्टर ए कैन चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। वो कहता है परचेज द
सिक्योरिटीज़। वो कहता है स्पॉट वैल्यू जो है उसकी क्या हो जाएगी, टी मतलब कुछ टाइम के लिए, टाइम पीरियड उसका डिफाइन नहीं है, उसको टी से इसने मेंशन कर दिया, ठीक है, एस टी प्लस सी टी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहता है परचेज फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एफ, एफ अगर प्राइस है, ये तो खरीदा उसने सी पर, वो कहता है एफ में एफ हो जाता है। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएशन कैसे करेंगे, फिर आप इस फॉर्मूले के थ्रू करोगे। ये फॉर्मूला क्या है कि एस जो आपकी सिक्योरिटी है, जो स्पॉट वैल्यू है उस टाइम पर, ठीक है, 1 प्लस आर एम और टी, ठीक है, इन सभी को इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है नीचे। वो कहता है द अबव फॉर्मूला ऑफ आर जी क्लार्क ने दिया है। वो कहता है द परचेज ऑफ सिक्योरिटी और जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है वो सब्सिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। जो इन्वेस्टर्स होता है वो अडॉप्ट करता है किसी भी वन स्ट्रेटजी को, कोई भी एक कर लेगा। कहता है जो इनिशियल वैल्यू होती है बोथ स्ट्रेटजीज़ की वो सेम रहती है, एंडिंग वैल्यू ऑफ द एंड तक टी टाइम पीरियड तक इक्वल रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी। तो कहता है फॉर्मूला क्या बनेगा, एस टी प्लस सी टी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन जो यहाँ पर आपकी इनिशियल वैल्यू होती है परचेज ऑफ द सिक्योरिटी वो आपकी ये रहेगी, ठीक है। और जो एफ़ की वैल्यू होती है वो आपकी फ्यूचर प्राइस वैल्यू जो होती है वो ये होती है। अब आप इसी इक्वेशन के थ्रू इनके बीच में जो प्राइस जो होता है, स्पॉट वैल्यू पार्टीज होता है, रिलेशंस जो होता है, कॉस्ट ऑफ कैरी रिलेशनशिप जिसे बोला जाता है, वो इनके बीच में मेंटेन किया जाता है। दूसरा वो कहता है जो आपकी इक्विटी इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स जो होते हैं प्राइसिंग, वो कैसे होता है। वो कहता है इसका भी आर जी क्लार्क ने ही इसका फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है उसको देखो आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उस पर स्लाइड पर। वो कहता है इसका फॉर्मूला उसने इस तरीके से दिया है कि एफ जो है वो इक्वल टू है एस, मीन जो आपकी स्पॉट प्राइस है 1 प्लस आर एम टी। अब इसने आर एम को क्या लिया है, आपको एनुअलाइज्ड रिस्क फ्री रेट लिया है, ठीक है, और टी जो है वो समय है, डे इज़ एक्सपायर्ड जितना डे का है, और जो वी है वो है वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो उसको देते हैं डी, ठीक है। तीसरा वो कहता है आपका आता है ट्रेजरी बिल फ्यूचर प्राइसेस। ट्रेजरी बिल फ्यूचर प्राइसेस का मतलब जो एफ जो है वो क्या होता है, वो कहता है 100 माइनस 1 माइनस टी, टी मतलब समय है यहाँ पर, ठीक है, टी प्लस 1, डी टी जो है वो क्या है, एनुअलाइज 3 मंथ्स फॉर वर्ड डिस्काउंट रेट ऑफ ट्रेजरी बिगिन एट द टाइम ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद एफ बॉन्ड ऑफ द फ्यूचर प्राइस जो उसने बोला है वो क्या है, वो कहता है बॉन्ड ऑफ द है, प्रसन्ना चंद्रा ने जो इसको प्रोवाइड किया फॉर्मूला वो F0 SO VPV इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे फार्मूले आपको करने हैं एज इट इज़, बेटा ये कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो, न्यूमेरिकली नहीं है, लेकिन ये फार्मूले आपको याद करने हैं ताकि आपको कैलकुलेशन पता चले कि आपके फ्यूचर की कैलकुलेशन कैसे होती है। इसी तरीके से स्प्रेड का उसने फार्मूला दिया है, तो स्प्रेड को भी कैश जो होता है वो जो आपका कैश और कैरी आर्बिट्रेज होता है वो फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को एडॉप्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो बाइंग और सेलिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलती है। जो स्ट्रेटजी होती है वो प्रोटेक्ट करती है खुद उस इन्वेस्टर को, ठीक है, और वो जो बाइंग होती है वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, और सेलिंग जो होती है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, और एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रॉफिट्स और लॉस को हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड यूज़र स्ट्रेटजी इन फ्यूचर मार्केट। कहते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड यूज़र स्ट्रेटजी इन फ्यूचर मार्केट कौन कौन सी है। फर्स्ट आते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं। बेसिकली तो इसमें 4 ही होते हैं, आपके हैजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं और स्प्रेडर्स होते हैं। तो हैजर्स कौन से होते हैं, वो कहता है हैजर जो इन्वेस्टर है वो कुछ पोजीशंस इन द फ्यूचर मार्केट जो रिड्यूस करता है या ऑफसेट करता है रिस्क को, जो कि प्रायर पोजीशन ऑफ द कमोडिटी और या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो आपका प्रायर रिस्क होता है उसको क्या करता है, ऑफसेट करता है या रिड्यूस करता है। सही तरीके से अगर हम मान के चलें तो सबसे ज़्यादा रियल जो यूज़र होते हैं डेरिवेटिव के आपके वो हैजर ही होते हैं, ठीक है। वो कहता है जो हैजर होते हैं वो आपके रिस्क को क्या करते हैं, एडवर्स कर देते हैं, एडवर्स मतलब उल्टा कर देते हैं, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं जो लॉन्ग या शॉर्ट तरह के 2 पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। वो कहता है एक शॉर्ट होते हैं जो कि सेलर होते हैं, और एक लॉन्ग होते हैं जिनको कि हम बायर बोलते हैं। हैजर जो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट मीन्स सेल करते हैं, जिनका सेल पोजीशन होता है, वो इन्वेस्टर जो शॉर्ट पोजीशंस पर हैज करके पोजीशंस को एंटर करते हैं एक लॉन्ग पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। एक टेन्योर जो उनका एक टाइम पीरियड जो फिक्स होता है उसके अंदर चेंज करते हैं, जो लॉस उनको सेलिंग पोजीशन से आता है, या जो लॉस उनका राइज होता है मार्केट के इंक्रीज होने से, फ्यूचर के इंक्रीज होने से जो लॉस उनको राइज होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं।
ये एक तरीके से आपके ऑफसेट बाइंग पोजीशंस पर होते हैं लोअर लेवल के, ठीक है। हेजिंग लॉन्ग रन जो बाइंग पोजीशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, ये जो होते हैं ये आपके अपोजिट टू फर्स्ट स्ट्रेटेजीज के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। उसमें आपके सेलर्स आते हैं, इसमें आपके बायर्स आते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर लंबे टाइम के लिए कोई भी क्रेडिट करता है पोजीशन को प्रेजेंट करता है वरीड अबाउट द फ्यूचर के लिए, तो कहता है इस कारण से जो हेज होता है उस पोजीशन को सेलिंग कर दिया जाता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में आपका क्या आता है, स्पेकुलेशन में बेसिकली आपका आता है जो आपके स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो स्पेकुलेटर्स आप सबको पता है क्या होते हैं, जो जुआरी होते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में प्राइसेस कम ज़्यादा होंगे। वो कहते हैं जो सेकंड मेजर ग्रुप होता है फ्यूचर प्लेयर्स का वो आपका स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो कहते हैं ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये विलिंग होते हैं किसी भी तरह के रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए। वो कहते हैं जितनी भी इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर को लेकर उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को मूव करते हैं उसी तरफ। ज़्यादातर ये इंटरेस्टेड होते हैं उन चीज़ों में जिनके प्राइस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और जो कि मार्केट की डिलीवरी को इंटरेस्ट देते हैं या बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इनका कोई प्रायर पोजीशंस नहीं होती है हैजर की तरह, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हैं फ्यूचर मार्केट के लिए और एक्सेस डिमांड और सप्लाई होती है इनकी तरफ से, ठीक है। बट स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो आपके 4 तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उनके आंसर्स के बेसिस पर होते हैं। जैसे लीवरेज है, वो कहते हैं लीवरेज जो होता है वो कहते हैं फ्यूचर में हाई लीवर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट जो होता है पेड करते हैं एक एंट्री कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, वो पर ये बहुत ज़्यादा फुल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अर्न भी करते हैं इसके साथ साथ। दूसरा होता है जजमेंट, जो स्पेकुलेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं जजमेंट बेस पर, एक्सपेक्टेशन बेस पर। अगर जजमेंट जो है इन्वेस्टर की अच्छी है, ठीक है, गुड है, तो वो अर्न ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। अगर उनकी अच्छी नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो अच्छा नहीं कर पाते। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो फ्यूचर में लेस होती है और स्पॉट और कैश ट्रांजेक्शन्स का बेसिस होती है। और इजी टू ट्रांजेक्शन्स में वो कहता है जितनी भी फ्यूचर मार्केट ऑफर्स होते हैं इन्वेस्ट कर पाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, जहाँ पर कि आपकी स्पॉट ट्रांजेक्शन्स होती हैं डिफ़िकल्टी आपको आती है। जैसे कि एग्जांपल है कि जो आपके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनको सेल करना बहुत ही मुश्किल होता है जिस केस में आपके फॉलिंग्स होते हैं, बट जहाँ पर आपके शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स मार्केट कंसीडर की जाती है। उसके बाद तीसरे जो आपके इन्वेस्टर्स आते हैं वो होते हैं आपके आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स कौन से होते हैं, वो कहते हैं आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं बैलेंस बना के रखते हैं, उनकी जो पोजीशंस ऑफ द ऑप्शंस होती है ऑब्टेन करते हैं वन पोजीशन ऑफ कैश मार्केट टू अनदर पोजीशन ऑफ द फ्यूचर मार्केट। वो कहते हैं आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कि एडवांटेज लेते हैं डिफरेंट प्राइजेस का, अंडरलाइंग असेट्स का डिफरेंट मार्केट के बीच में, ठीक है। स्पॉट प्राइस और जो फ्यूचर प्राइस होता है उन दोनों के बीच में जो है अपना मार्जिन बना के रखते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस जो होती है वो मेंटेन करती है बैलेंस जो है स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच में, आर्बिट्रेज, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडर्स होते हैं। स्प्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव को, कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके डेरिवेटिव्स और स्पॉट असेट्स के बीच में। वो कहता है इनका सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो होता है कि जो मनी होती है, चाहे वो आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसको बनाए रखना है, मनी को बनाना है। और दूसरा उनको रिस्क को रिड्यूस करना इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। जो आपके स्प्रेडर्स होते हैं वो फोरकास्ट कर लेते हैं जो उनके रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं स्प्रेड्स में उनको। वो कहता है जो आपका इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है फ्यूचर स्प्रेडर्स की वजह से, बिहेवियर की वजह से, उसके बेसिस पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल पाते हैं। अब आते हैं कि जो आपके फ्यूचर है उससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें बहुत सिंपल सा है। पहला तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, रिस्क को रिड्यूस करते हैं। दूसरा आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तीसरा आपकी लिक्विडिटी को एनहांस करते हैं। जो आपके स्वेटनर्स होते हैं उनका बेनिफिट्स मिल पाता है। जो आपके फ्यूचर ट्रेड्स होते हैं उनको आपको इंडिकेशंस मिल जाता है। एसेट्स का अच्छी तरह से एलोकेशन हो जाता है। इल्ड को एनहांस करते हैं, वेल्थ को एनहांस करते हैं। उसके अलावा जो आपका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उनको भी एनहांस करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके पीछे वाले चैप्टर में बेटा एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। जो ये वाले सारे हैं ये सारे पॉइंट्स आपके
पिछले चैप्टर में पेज नंबर इसमें आपके यूज़ ऑफ डेरावेटिव जो है, यूजेस ऑफ डेरावेटिव या इम्पोर्टेंस ऑफ डेरावेटिव, उसमें आपके ये पॉइंट्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, आप वहीं से करिएगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा। अगला चैप्टर ऑप्शन है, उसे हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।